अब हम पढ़ेंगे क्या, कुछ आवेशित कण। आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश कितने प्रकार का होता है ये पढ़ा। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझनी है हमें, बड़े ध्यान से समझना। आवेश नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आवेश। अब आवेश है, अब हम आवेशित कणों की बात करें तो आवेशित कण हम कुछ लिख रहे हैं, उनको आपको एज इट इज लिखना है, उनके परमाणु याद रखने हैं, उनकी आवेश याद रखने की, उन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी लोग साथ में। कुछ आवेशित कण, आवेशित कण का नाम, आवेश की प्रकृति, परिमाण, द्रव्यमान। अभी लिखा कहाँ है? पहला है इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश की प्रकृति कैसी है? ऋणावेश। अच्छा, जो धनावेश ऋणावेश से ये प्रकृति होती है। अब सवालों में क्या है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में तुमसे बोल देगा आवेश की प्रकृति बताएं, तो प्रकृति का मतलब वो तुमसे पूछ रहा है कि धनावेश है या ऋणावेश है। अब दूसरा तुम्हें सवाल में सीधे बता देगा कि एक वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, दूसरी वस्तु में गए हैं, तो जिस वस्तु से गए हैं उसमें तो कमी हो गई, तो उस पर आ गया धनावेश, और जिस वस्तु पर गए हैं उस पर आ गया ऋणावेश। ठीक है, ऋणावेश। परमाणु क्या होता है इसका? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये होता है माइनस में, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल परमाणु की, तो परमाणु हमारा क्या होता है? धनात्मक। अगर हमसे बोले इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो माइनस लगा देंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर परमाणु की बात करें तो इतना होता है। द्रव्यमान कितना होता है सभी को पता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। अच्छा, इस पर परमाणु कितना होता है? बराबर। द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन उदासीन कण है। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे अपन जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब, न्यूक्लियर चैप्टर में। अभी अपन आवेशित कण की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन तो आवेश है ही नहीं, तो उसकी बात नहीं करेंगे। अल्फा कण। अच्छा, अल्फा कण का मतलब क्या होता है? हीलियम का नाभिक, हीलियम 2+। तो हीलियम के नाभिक को ही क्या कहा जाता है? अल्फा कण। तो कोष्टक में लिख लेना हीलियम नाभिक। ठीक है। इस पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। अच्छा, इस पर जो आवेश का परमाणु है वो कितना होगा? अब अच्छा, एक प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.6। अब प्रोटॉन कितने हैं? 2 प्रोटॉन का तो इसका दुगना हो जाएगा, तो 3.2 19 कूलम। इसको दुगना करते भाई साहब, उसको ना कर रहे, दुगना कर रहे, स्क्वायर नहीं कर रहे। और द्रव्यमान की बात करें तो अब एक बात समझिए, नाभिक है, नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, 2 प्रोटॉन का इसका दुगना 3.2 × 10⁻31। एक न्यूट्रॉन का इसके बराबर ही होता है, बस यहाँ पे 4 हो जाता है, तो 16 चौकों 64, यानी 6.4 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये होता है इसका द्रव्यमान। अब जरा समझना, पेपर में क्वेश्चन आता है, यूपी बोर्ड में आया था कि जो अल्फा कण है उस पर द्रव्यमान प्रोटॉन के कितने गुना होता है? प्रोटॉन के कितने गुना है ये?
2 गुना है या 4 गुना है? प्रोटॉन का 4 गुना। और आवेश कितना है प्रोटॉन का? तो आपको लिखना है कि हीलियम पर आवेश प्रोटॉन का 2 गुना तथा द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना होता है। यानी किसका? हीलियम यानी अल्फा कण का। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। जल्दी करो, बहुत धीमे धीमे कर रहे हैं अपन। कल अपन ने आवेश के प्रकार पढ़ पाए थे, बस आज पूरा आवेश कंप्लीट करना है। पता है यार, 1 घंटा ना बहुत कम टाइम पड़ता है फिजिक्स के लिए, अगर अपन विस्तार से पढ़ते हैं तो। हाँ बताओ। हीलियम पर नहीं, अल्फा कण पर। सही है। तो ये कुछ आवेशित कण हैं जो अपन बार बार नाम लेंगे। अच्छा, जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है, परमाणु है, इसी को मूल आवेश कहा जाता है। तो इस बार 2 नंबर का प्रश्न आया था, मूल आवेश किसे कहते हैं, है ना? तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से संभव न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, जिसका परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के परमाणु के बराबर होता है ना? तो हेडिंग बना लो मूल आवेश। या मूलभूत आवेश, है ना? मूल आवेश या मूलभूत आवेश। प्रकृति में, प्रकृति तो समझते हो, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले आवेश को मूल आवेश कहते हैं, जिसका परिमाण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर कितना होगा? ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अपने मन मंदिर में इसे बसा के रखना, क्योंकि पूरा आवेश का क्वांटमीकरण इसी के ऊपर चलने वाला है। आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा और ये आपकी आखिरी तक चलने वाला है। ठीक है, ये हो गया मूल आवेश। अब हमें पढ़ने हैं आवेश के गुणधर्म। तो हेडिंग बनाइए, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। देखिए, बड़े आराम से समझने का प्रयास करना। पॉइंट क्या बोला हमने, एक बार इसे रीड कीजिए। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। इस कहना क्या चाह रहा है, हमने आवेश के 2 प्रकार पढ़े, धनावेश और ऋणावेश। यानी अगर हमारे पास धनावेश आ गया, यानी 2 वस्तुएं हैं जिन पर क्या हो गया, धनावेश। यदि दोनों वस्तुओं पे समान आवेश आ गया
तो इनने क्या बोला, समान आवेश। अच्छा, समान आवेश को एक शब्द और यूज कर दिए, सजातीय। कहीं किताब में पढ़ोगे तो तुम्हें टर्म लिखा मिल गया सजातीय। अच्छा, और असमान के लिए टर्म यूज करते हैं विजातीय। तो कंफ्यूज मत होना, किताब में पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है सजातीय और विजातीय, तुम कहोगे ये सजातीय विजातीय, हमने तो समान असमान पढ़ा, ये कहाँ से आ गया, समझना। अब ऐसे मिल गया तुम्हें धनावेश धनावेश दो वस्तुओं पे, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ठीक है, माइनस माइनस मिल गया, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, तो यानी समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और असमान आवेश माने एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। अगर एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस तो इनमें क्या होगा, आकर्षण। अच्छा, और ऐसा हो गया कि एक पे प्लस या माइनस हो गया है ना, और दूसरा कोई न्यूट्रल है जिस पे किसी प्रकार का आवेश ही नहीं है। जैसे बचपन में पेंसिल ली, वालों से घर्षण किया, कागज़ के टुकड़ों के पास लेगा, वो उससे चिपक गए। घर्षण तो तुमने इसके साथ किया, आवेशित तो ये हुआ, फिर कागज़ के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित क्यों हो रहे, यानी आकर्षण हुआ। उस आकर्षण का जो कारण है वो तुम्हें पता चलेगा चैप्टर नंबर 2 में, ध्रुवण पढ़ाएंगे तब। अभी आप इतना याद रखिए कि अगर एक आवेशित वस्तु है और एक निरावेशित वस्तु यानी उदासीन है, तो इसमें भी क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। तो ये पहला पॉइंट है आपका, नोट कर लीजिए, बना लीजिए। हाँ, एज इट इज़ बना लो, जब घर पे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे बनाया था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सभी लोग। आवेश वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता है। आवेश वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, ये पॉइंट हमें ये बताना चाह रहा है कि जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान में क्या होगा कि अगर किसी वस्तु पे द्रव्यमान है और तुमने उसे वेग दे दिया है ना, यानी तुमने क्या किया, तुमने उसे गति प्रदान कर दी, तो गति के साथ साथ उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है ना। अब द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ, यानी द्रव्यमान चेंज हुआ, सीधी बात ये ध्यान रखिए, द्रव्यमान क्या हो गया, चेंज हो गया। और द्रव्यमान चेंज हो गया, बट आवेश के साथ ऐसा नहीं होता है। यानी किसी वस्तु पे अगर तुम स्थिर रखी है, जैसे एक हमारे पास क्या है, एक वस्तु है जिस पे 5 कूलाम का आवेश है, ये कैसी अवस्था में, रेस्ट यानी विश्राम की अवस्था में। तुमने इसे वेग दे दिया, तुमने इसे स्पीड दे दी 100 मीटर प्रति सेकंड की, इसके बाद भी इस पर आवेश कितना रहा, यानी मोशन में। तो यानी वेग के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन बन के आ गया पेपर में कि एक किसी वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश है, उसे 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाने पर उसके आवेश में कितना परिवर्तन हो गया, उसका आवेश कितना हो जाएगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। अगर ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन होंगे, और अदरवाइज उसने गति पूछ ली, सॉरी आवेश पूछ लिया, तो 5 कूलाम ही रहेगा। यानी Q एट रेस्ट बराबर Q एट मोशन बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है Q एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है विश्राम की अवस्था में जब कोई गति नहीं है। Q एट मोशन, मोशन का मतलब होता है गति की अवस्था में, यानी Q एट रेस्ट। हाँ, द्रव्यमान चेंज हो जाता है, बताएंगे कैसे चेंज होता है, कितना चेंज होता है, सूत्र के साथ, प्रूफ के साथ बताएंगे। ठीक है, आपका मन है भैया।
देखो जब हम पढ़ते तो हम तो लिखते जो मास्टर ने लिख रही सो हम लिख लेते। देखो हमारी तो बचपन से ही आदत रही, जहाँ चीज़ें ज़्यादा मिलती ना सीखने को हम वही मास्टर से पढ़ाते, ये बात हकीकत है। क्योंकि ज़्यादा ना हमारी एक शुरुआत से ही हैबिट रही कौन सी, ज़्यादा सीखने की। ज़्यादा सीखने के पता क्या फ़ायदे हैं, एक तो एग्ज़ाम में नंबर अपने आप ही अच्छे आए, ज़्यादा सीखा। दूसरी बात छोटे भैया बहन, क्या कि नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा एडवांस बन रहे, अपन उतने ही सीमित हैं समझ रहे। अब बिन के क्वेश्चन अलग ही लेवल के होंगे, इस वजह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुम्हें भी अप टू डेट होना पड़ेगा। और अप टू डेट का मतलब तुम्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। अब डाउट्स बच्चों के खुद के डाउट्स नहीं हैं, गूगल के डाउट्स हैं, यूट्यूब के डाउट्स हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया उसके डाउट्स हैं। तो खुद के डाउट्स नहीं रहे, उनके मन में जो किताब पढ़ने से डाउट्स हैं वे नहीं रहे, वे तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स के रह गए। गूगल पे कुछ आया, इंस्टाग्राम पे कुछ आया, अच्छा ऐसा होता है, पूछेंगे मास्टर से आता कि नहीं आता। इसलिए अप टू डेट होना पड़ेगा, सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनाइए, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ होता है, अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। अर्थात क्रिस लिख नहीं रहे, अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। आपने देखा इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश तो उसका द्रव्यमान भी है, प्रोटॉन पर आवेश है उसका भी द्रव्यमान है, अल्फा कण पर आवेश है उसका भी। लेकिन द्रव्यमान हो उस पर आवेश जरूरी हो, आवेश हो ये जरूरी नहीं है। न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान तो है बट उस पर आवेश नहीं है। यानी द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है बट आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। अर्थात अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएंगे तो द्रव्यमान में भी परिवर्तन जरूर होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आएगा, जरा हम उसे आपको समझाते हैं तो समझिए। जैसे हमारे पास कोई एक वस्तु है ए, ठीक है, ये है न्यूट्रल, शुरुआत में कैसी है, उदासीन, और इसका जो द्रव्यमान है वो है m0, ठीक है। और हमने क्या किया, इसे आवेशित कर दिया। कैसे कर दिया, धनावेशित। अब ये धनावेशित हो गई। अब जब ये धनावेशित हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इससे चले जाएंगे। अब भैया इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर हम यहाँ से निकल के जाएंगे तो हमारा जो द्रव्यमान है वो भी जाएगा साथ में। अगर हमारी एक क्लास है, इस क्लास के बच्चों का हम औसत द्रव्यमान निकालें तो उसमें हमारा द्रव्यमान भी काउंट हुआ। अब यदि हम ही क्लास छोड़ के चले गए तो यानी हमारा द्रव्यमान भी तो कम हो जाएगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन इससे कम हुए वे इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी लेके गए, तो यानी इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम। यानी इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम। यानी m प्लस कर देते हैं हम इसे, धनावेशित, क्या हो गया, कम। अब ये ऋणावेशित हो जाए, जितने से ये धनावेशित हुई उतने से ऋणावेशित हो जाए, उतने ही परमाणु से, तो इस बार क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अधिक। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन बनेगा, एक वस्तु ए को, तीन वस्तुएं हैं जिन ए वस्तु उदासीन है, बी वस्तु धनावेशित है, सी वस्तु ऋणावेशित है। एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं जिनके आकार और आकृति समान है, तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा। तो जो वस्तु ऋणावेशित होगी उसका द्रव्यमान, यानी सबसे अधिक किसका होगा, ऋणावेशित वस्तु का, उसके बाद उदासीन का, और सबसे कम किसका होगा, धनावेशित का। तो ये रिलेशन है, ये संबंध है, ये तुम्हें याद रखना है। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वे अपना द्रव्यमान भी लेकर जाएंगे, उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जिस वस्तु पे जाएंगे उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। उदासीन तो चेंज ही नहीं होता है, तो वो सेम ही रहेगी, ठीक है।
इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। तो पॉइंट में लिखवा दें, लिख लीजिए। यदि वस्तुएं, यदि वस्तुएं, हाँ हाँ उसी में लिख लो नोट करके। यदि वस्तुएं समान आकार एवं आकृति की हैं तो और उन्हें आवेशित किया जाता है, और उन्हें आवेशित किया जाता है तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अधिक तथा धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम होगा। ये लिख लीजिए, धनावेशित उदासीन, सॉरी ऋणावेशित उदासीन और धनावेशित। कोई तकलीफ़ यहाँ तक किसी को? आई थिंक नहीं होगी। हाँ है ना, बताइए अगर किसी को अभी यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। देखो सबसे पहले यार डरा मत करो, यार डाउट हो तो पूछ लिया करो, शर्म वाली बात नहीं है। हम सर मारते ले जिंदगी और परेशान रहे हैं, समझ रहे हैं? अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डाउट हुआ करे हाल पूछा करो। कितने मासूम हो तुम लोग, है ना? तुम लोगों की ना मासूमियत देख के हमको बड़ा तरस आता है। ऐसा तो नहीं है दो चार चेहरे लेकर बैठे हो, हमारे सामने कुछ और, घर पे कुछ और, दोस्तों के सामने कुछ और। हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता? तो परमाणु ही तो हो गया, परमाणु ही तो धनावेशित ऋणावेशित हुआ, तभी तो ये चेंज हुआ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो यही है, 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। हाँ जी, ये पॉइंट एक बार फिर से समझा दें। देखिए जब हम सवाल करवाएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पॉइंट। वैसे हम फिर से बता देते हैं, समझना। जैसे हमारे पास कोई एक वस्तु, 3 वस्तुएं हैं, उनको नाम दे दिया हमने A, B, C, ठीक है। ये वस्तुएं समान साइज़ की हैं, समान आकृति की हैं, यानी एक ही प्रकार के मटेरियल से बनी हैं, सेम टू सेम है। अब इनमें से क्या हुआ, एक तो उदासीन रखी हमने, ठीक है, और इन दोनों में हमने क्या कर दिया, चेंज। यानी जितना इस पे धनावेश है, सब कुछ इस पे +5 कूलाम का धनावेश है, इस पे -5 कूलाम का ऋणावेश है। तो अब तुमसे बोला कि बताइए इनके बीच में क्या संबंध है, और ऑप्शन तुम्हारे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दिए कि मास ऑफ ए बड़ा है मास ऑफ बी, मास ऑफ सी, मास ऑफ सी बड़ा है मास ऑफ बी, बड़ा है मास ऑफ ए। ऑप्शन सी, मास ऑफ सी बड़ा है मास ऑफ ए, बड़ा है मास ऑफ बी। और एक तुम्हारा डी बना दिया नन ऑफ दीज। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो गए ना, तो वो गए जाएंगे तो अपना द्रव्यमान भी लेके जाएंगे। तो जिस वस्तु पे गए उसका द्रव्यमान तो बढ़ गया, जिस वस्तु से गए उसका द्रव्यमान घट गया, और जो वस्तु से गई ही नहीं है, किसी प्रकार का ट्रांसफर ही नहीं हुआ, वो तो सेम रही। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी तो द्रव्यमान है, भले शक नगण्य होता है,
अप्रोक्सीमेट शून्य के बराबर ही होता है, कम होता है, 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, बहुत कम है, यानी 10 की घात माइनस 30 मान लो, है तो द्रव्यमान। अगर माइक्रोस्कोप लेवल पे देखें कुछ तो चेंज हुआ। देखो इस बात को ध्यान रखो कि जब गणितीय गणनाएं होती हैं ना, साइंटिफिक रिसर्च, तो छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखा जाता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को तक। जैसे अगर किसी भी रॉकेट वगैरह को भेजना है, किसी यान को भेजना है, जैसे चंद्रयान 2 था उसे भेजा गया, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इससे कहाँ जाना है, ग्रेविटी का, इस प्रकार है बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती है, कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद ही उसे भेजा जाता है। तो बस भैया इन सारी चीज़ों को तब देखा जाता है। एक मैक्रोस्कोप पे देखें, बड़े विस्तार पे देखें तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप बहुत सूक्ष्म स्तर पे देखें तो हमें इनका ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये रिलेशन वाली, ये एनडीए में ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट को बड़े आराम से समझना, इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत बनता है, 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया एमपी बोर्ड में भी, और इसके अलावा ये क्वेश्चन तुम्हारा एनडीए में भी आया था एक बार, तो बड़े ध्यान से समझना। क्या है कि आवेश है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी आवेश स्थिर है, यानी आवेश गति नहीं कर रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है। दूसरी कंडीशन है आवेश गतिमान है, आवेश एक समान वेग से गतिमान है। और सी वाली कंडीशन है आवेश त्वरित वेग से गतिमान है। यानी आवेश स्थिर है तो वेग जीरो तो त्वरण भी जीरो। इसमें बात करें v जीरो नहीं है, v एक समान, और जब वेग एक समान होता है तो त्वरण कितना होता है, जीरो, और यहाँ पे a बराबर नहीं है जीरो के, ठीक है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है। अब यानी जब आवेश स्थिर होगा तो वह उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत प्रभाव। क्या उत्पन्न करेगा, तो पेपर में क्वेश्चन आता है यदि आवेश स्थिर है तो वह अपने चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आंसर होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो वह उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन आया, और जो पेपर में आया था क्वेश्चन वो यहाँ से था, आवेश त्वरित वेग से गतिमान है, यानी त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग, या हम कहें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जैसे हम कहते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो हमें याद रखना है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ही चलती है। तो क्वेश्चन आया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती हैं, आवेश स्थिर हो, आवेश एक समान वेग से गतिमान हो, त्वरित आवेश से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, त्वरित आवेश से। यानी जब आवेश त्वरित होगा तो क्या उत्पन्न होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो नोट कीजिए ये कंडीशन। जब आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे। जब आवेश गतिमान होता है तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सुना है, क्लास 10th में पढ़ाया था, तुम नहीं थे, मतलब क्लास 10th में हमने पढ़ाया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसा हमने लिखा एज इट इज लिखो ना, और अगर तुम्हारा मन होता है विस्तार से लिखने का तो लिख लो। जब आवेश स्थिर होता है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब आवेश एक समान वेग से गतिमान होता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब आवेश त्वरित वेग से गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ऐसे लिख लो, तुम्हारा मन है। भाई साहब हमें तो तुम्हारी तकलीफ दूर करनी है, बढ़ाना थोड़ी है।
बताइए। देखो हम भाषा की तो मास्टर है नहीं है, हम सब्जेक्ट के हैं। उर्दू हमें आती नहीं है, फारसी में आती नहीं है, इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है, थोड़ी बहुत आती। तो इंग्लिश को तो सब देखेंगे तकलीफ। अब तुम्हें खुद पता नहीं है। इसका मतलब तो समझते हैं सभी लोग, इसका मतलब है ए बराबर नहीं है जीरो के, है ना। बहुत सारे लोगों के माइंड में यही चल रहा होगा, इसका मतलब क्या है। देखो हमें पता है तकलीफ़ होती है, चीज़ें नहीं आती हैं, तो परेशान नहीं होना है। हम प्रयास करेंगे कि जो चीज़ तुम्हारे मन में बन सकती है उसे बता दें। फिर भी अगर हम नहीं पहुंच पा रहे वहाँ तक तो तुम खुद पूछ लिया करो, है ना। इतना तो भरोसा हम कर ही सकते हैं तुम पर कि तुम बता दोगे। हटाएं। वैसे भरोसे के लायक तो है नहीं है दुनिया, फिर भी हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं, बता देना। पता है आजकल लोग ना विश्वासघाती ज़्यादा हो गए हैं, यानी सामने कुछ और ना पीठ पीछे कुछ और। ये बात गलत है। इसी के ऊपर ना एक शायरी सुनिए। नहीं अभी भी सुन लो। देखना, उन्हें क्या लगता है हमें उनकी चालाकियाँ नज़र नहीं आती। उन्हें लगता है हमें उनकी चालाकियाँ नज़र नहीं आती, बड़ी खामोशी से देखते हैं हम उन्हें अपनी नज़रों से गिरते हुए। यानी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इन्हें क्या लगता है कि वे शो ऑफ करते हैं सामने से कुछ और दिखाने का, कि ऐसा ऐसा हम ना आपके लिए कुछ भी कर देंगे, ये वो तमाम बातें। और पीठ पीछे उनके मन में क्या है। और ज़्यादातर लोग ना जो ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, भी समझ भी जाते हैं कि क्या चल रहा है माइंड में, बट वो कहते नहीं हैं। इसी के ऊपर था ये। उन्हें लगता है हमें उनकी चालाकियाँ नज़र नहीं आती, बड़ी खामोशी से देखते हैं हम उन्हें अपनी नज़रों में गिरते हुए। अपने आप गिर जाएंगे। और सबसे अच्छा ना, जवाब देने में यकीन मत रखो। कोई कुछ कहे जवाब मत दो, क्या करो, इग्नोर करो। इग्नोर इज़ द बेस्ट रिवेंज ऑफ द वर्ल्ड। इग्नोरेंस, इग्नोर करना सीखो। और जवाब कौन देगा? तुम्हारी सफलता, है ना। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, है ना। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। आप हेडिंग बनाइए आवेशों की योज्यता। मैं मतलब ये पॉइंट ही है, आवेशों की गुणधर्म में ही पॉइंट है। ये किताब में 3 हेडिंग हैं, आवेशों की योज्यता, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण। अब ये तीनों पॉइंट अपन को पढ़ने हैं। तो पहला है आवेशों की योज्यता। ये तीनों किताब में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, विद्युत आवेश योज्य होता है बता रहे हैं, विद्युत आवेश योज्य होता है अर्थात इसे सामान्य बीजगणितीय नियमों से जोड़ा जा सकता है। अर्थात इसे सामान्य
बीजगणितीय नियमों से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, जो सामान्य बीजगणितीय नियम है उससे क्यों जोड़ रहे हैं, स्पेशल नियम क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यह एक अदिश राशि है। अदिश होने के कारण सामान्य बीजगणितीय नियम लगा रहे हैं, और सदिश होती तो हम सदिश योग के बीजगणितीय नियम लगाते, सदिश योग के। अगर सदिश राशि होती तो ये अदिश राशि है, अदिश राशि होने के कारण सामान्य बीजगणितीय नियम। अब सामान्य बीजगणितीय नियम क्या होते हैं? नॉर्मल रूप से जोड़ना, चिन्ह सहित नहीं, चिन्ह के साथ जोड़ना है ना। वो जैसे कि अगर हम बात करें, देखना ध्यान से हमारे पास कोई एक वस्तु है, यानी कोई एक सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक खुला निकाय, एक बंद निकाय, और एक पृथक्कृत निकाय, यानी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर क्या है कि इस पे 5 कूलम आवेश है, इस पे 4 कूलम आवेश है, ये प्लस में है। इस पे -3 कूलम आवेश है, इस पे -2 कूलम आवेश है, और इस पर प्लस का 6 कूलम आवेश है। तो ये वस्तुएं हैं, इन पे आवेश है। हमने बोला कि बताइए सिस्टम में टोटल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है। ठीक है, तो अगर हम निकालें तो Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और प्लस Q5, 5 वस्तुएं हैं। ठीक है, तो Q नेट बराबर, अब Q नेट का मतलब होता है कुल, नेट का मतलब होता है कुल, यानी Q1 मान लो ऐसे, प्लस का 5 प्लस का 4, अब ये प्लस होता है। अब यहाँ पे हम प्लस तो लगाएंगे, बट इसके Q3 का मान कितना है? माइनस का 3 कूलम। इसका प्लस लगाओ और माइनस का 2 कूलम और प्लस 6। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बराबर क्या हो जाएगा? 5 कूलम प्लस 4 कूलम माइनस का 3 कूलम माइनस का 2 कूलम और प्लस का, आप प्लस प्लस वाली जोड़ दो, 5 4 9 और 6 15 कूलम और -3 दो, तो Q नेट क्या आ गया? 10 कूलम प्लस का। तो ये होता है, यानी विद्युत आवेश योज होता है, अर्थात इसे सामान्य बीजगणितीय नियमों की सहायता से जोड़ा जा सकता है, तो वो ये होता है। ठीक है, तो लिख लेना Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ... ये कुछ नहीं बनाना, सूत्र लिखिए बस अकेला ये। ठीक है ना, तो ये है आवेशों की योज्यता। ठीक है ना, नेक्स्ट आवेश संरक्षण। फिजिक्स में तुम्हें ध्यान हो, हमने तुम्हें कितनी भौतिक राशियां बताई थी जो संरक्षित होती हैं, याद है किसी को? कौन कौन सी? रेखीय संवेग, दूसरा कोणीय संवेग, तीसरा द्रव्यमान प्लस ऊर्जा, और चौथा आवेश। तो ये 4 भौतिक राशियां हैं जो क्या होती हैं? संरक्षित। कौन कौन सी? रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, द्रव्यमान प्लस ऊर्जा, अलग अलग नहीं, द्रव्यमान प्लस ऊर्जा, और चौथा आवेश। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं इसमें कौन सी? आवेश संरक्षण। ध्यान है, कोणीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। एक बची थी आवेश, हमने बोला था आवेश पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो आवेश संरक्षण लिखिए। अब यहाँ पे एक लिखिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी विलगित निकाय
किसी विलगित निकाय, घबराहट मत जाना विलगित सुन के, बता रहे हैं। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। अर्थात आगे लिखो, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब ये बात किताबों में लिखी रहती है, सो हमने लिखवा दी। वैसे इस बात का कोई सेंस नहीं है। आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नष्ट भी किया जा सकता है, समझ रहे हैं। बट आवेश में जो परिवर्तन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कुल परिवर्तन नियत रहेगा। कुल परिवर्तन क्या रहेगा? नियत। कुल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जरा इसे बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम में आवेश वस्तुएं हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बताया विलगित निकाय का मतलब क्या होता है। विलगित निकाय का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। अब इस सिस्टम में किसी भी प्रकार का बाहरी परिवर्तन नहीं किया जा सके, यानी इसमें कोई बाहर से ना आवेश दे पाए हम, ना अंदर से आवेश बाहर जा पाए। यानी इसका जो परिवर्तन हो वो आपस में कुछ भी इंटरेक्शन हो सकता है, इनके आपस में कोई भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बाहर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये अपने आप में कांस्टेंट रहेंगे, इनमें बाहरी चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे सपोज इस पर आवेश है 5 कूलम, इस पर है +4 कूलम, इस पर है -6 कूलम, ठीक है। अब इनमें आपस में इंटरेक्शन हुआ, आपस में इनको सपोज वस्तुएं हैं ना, हमने पकड़ा डब्बा और इनको आपस में ऐसे ऐसे हिलाया तो इनमें टक्करें हुई होंगी, आवेश का ट्रांसफ़र हो गया। आवेश का ट्रांसफ़र होने का ये है Q इनिशियल, यानी शुरुआत की स्थिति, प्रारंभ की स्थिति। बाद में जब इनमें इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन के बाद कुछ ये स्थिति बन गई, यानी इस पर आवेश आ गया +6 कूलम, इस पर आवेश आ गया +3 कूलम। अब हमने आपसे पूछा कि बताइए इस पे आवेश कितना होगा, यानी जितना आवेश शुरुआत में था उतना ही आवेश बाद में होना चाहिए, है ना। यानी Q इनिशियल किसके बराबर होना चाहिए? Q फाइनल के। तो हमने देखा, हमने कहा आवेश यूज होता है, बोले जोड़ दो, तो जोड़ा हमने, तो क्या हुआ 5 +4 और -6 बराबर 6 +3 और +x। तो 5 और 4 9, 9 में से 6 घटाए 3 बराबर 6 और 3 9 +x। x बराबर क्या होगा? 3 - 9, तो x बराबर कितना आ गया? -6 कूलम। यानी इस पर कितना आवेश रहा होगा? -6 कूलम, ठीक है। ये बना लीजिए डायग्राम और ये लिख लीजिए। जोड़ना, अब तुम्हारी एक प्रॉपर्टी और रह गई, आवेश का क्वांटमीकरण। देखो रटने वाली चीज़ें मत करो, समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट समझो। कितना रटोगे?
एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले समझना है कि तुम्हें खुद पे भरोसा करना है। सबसे पहली कमजोरी पता है स्टूडेंट्स की क्या है? वे खुद पे भरोसा नहीं कर पाते कि हम ऐसा कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखें। तुम्हें खुद की मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। क्यों बोले तुम मेहनत कर सकते हो? क्योंकि देखो परफेक्ट कोई भी नहीं है, एक बार में चीज़ें सभी को समझ में हो सकता है ना आए, क्योंकि चीज़ें कठिन हैं। हो सकता है तुमने शुरुआत से बहुत अच्छे से पढ़ाई ही नहीं की हो, समझ रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं करी और एकदम फिर आपने सुना दोस्तों के चक्कर में या किसी और के चक्कर में तुमने मैथ ले लिया। अब सब्जेक्ट तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम सोच रहे थे हम सब्जेक्ट को परेशान करेंगे, सब्जेक्ट तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अब तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ही तुम्हारी वो सफलता, तुम्हें वो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। क्योंकि ना जैसे कि अगर हम बात करें, बाज होता है, बाज वो आसमान में उड़ता है सबसे अधिक ऊंचाई पर, और बाकी के पंछी डरते हैं, यानी क्योंकि उसमें हौसला होता है। पंख तो सारे पक्षियों के पास होते हैं, उड़ता कौन है? बाज। जब बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है उस समय बाज आसमान में उड़ता है, और बाकी के पंछी क्या करते हैं? घोंसला ढूंढते हैं छुपने के लिए, लेकिन बाज आसमान को चीरता है, यानी उसमें क्या होता है? हौसला। तो ना किसी ने कहा है परिंदों, है ना, आवाज़ नहीं, परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके पर बोलते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी तुम्हें हौसला रखना होगा। तुम जब हौसला रखोगे तो तुम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल। कितना रिवीजन करके आएँ?